हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वे है जल। जल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वास्तव में पृथ्वी पर देखा जाए तो जल बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल पृथ्वी पर किस किस रूप में है, जैसे कि जो हिमनद हो गई अर्थात बर्फ़ के रूप में, महासागरों के रूप में, तालाब के रूप में, नदियों के रूप में, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रूपों के माध्यम से जो जल है हमारी पृथ्वी पर है। और साथ ही साथ जो जल है वो उसका जो स्वरूप है, किन जो नदियां हैं उसमें कितना प्रतिशत जल है, इसके साथ ही साथ जो समुद्र हैं और झरने हैं, झील हैं, इन सब की जो स्थिति है जल की, वे हम देखेंगे इस चैप्टर में। और विश्व की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि हमारा क्या है, टॉपिक ही जल है, तो इसमें विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और भिन्न प्रकार की बातें इस अध्याय में पढ़ने के दौरान हमें मालूम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपनी नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा में भारी गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर के बाद गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है। तो इससे पहले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वर्षा के भिन्न स्वरूप देखे थे कि किस प्रकार वर्षा होती है और जो वायुमंडल है वो उसके अंदर कैसे निम्न दाब और उच्च दाब वाली वायु हर तरफ हर स्थान पर विराजमान है। वो उसका मतलब स्वरूप हर किसी रूप में हर स्थान पर है वायु का, चाहे वो निम्न दाब की वायु हो चाहे उच्च दाब की वायु हो। तो ये क्या करता है, ये जल का वाष्पीकरण करता है। तो ये छोटा सा उदाहरण यहाँ पे दिया है कि वर्षा के समय जो बच्चे हैं वे जब गड्ढे में एक जल एकत्र हो जाता है तो वो उसमें नाव बनाकर खेलते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, वो जल गायब हो जाता है। दोपहर के बाद इसलिए कहा गया इसमें ये जो जल का वाष्पीकरण है मुख्य रूप से इसे बताया कि दोपहर को क्या होता है, सूरज का जो तापमान होता है बहुत अधिक तेजी से पृथ्वी पर पड़ता है और इससे क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। फिलहाल हम अपने जल के स्वरूप पे आते हैं। सूरज के तापमान के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है। तो जल जब वाष्पित होता है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है और जब आकाश में ऊपर जाता है तो ये संघनित होता है, अर्थात इसके तापमान में परिवर्तन होता है और ये एक बादल का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो ये क्या होता है, जब ये संघनित हो जाता है, जल का वाष्पीकरण होने के बाद जब आकाश में जाता है तो वो संघनित हो जाता है। इस स्वरूप जब उसके तापमान में परिवर्तन होता है तो वो जो जल वाष्पीकरण जो प्रक्रिया धरती से ऊपर जाती है और बादल का रूप ले लेती है, तो जो वाष्पीकरण है वो उसका जो तापमान में परिवर्तन होने के कारण वो एक जल का
स्वरूप ले लेती है और जल आकाश में नहीं ठहरता, नहीं रुकता, जिसके कारण उसका जो भार होता है वो बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, ये एक वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर ही आ जाती है। पृथ्वी से ही जाती है और पृथ्वी पर ही आ जाती है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूपों को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्र लगातार रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ये देखिए, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, ये जल चक्र की प्रक्रिया है। ये जल है, जल का कोई भी स्रोत हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, तो यहाँ से इसका वाष्पीकरण हुआ। फिर ये जो वाष्पीकरण होता है, ये अपने आकाश पे जब ये पहुँचती है, जब इसमें संघनन होता है, फिर इसका भार अधिक हो जाता है। ये एक पानी के स्वरूप में बदल जाता है, जल के स्वरूप में कह लीजिए। तो क्या होता है, फिर उसमें जब उसका भार अधिक हो जाता है तो ये वर्षा के रूप में बरसना शुरू कर देता है। आगे क्या कह रहा है, देखिए, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वह आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। कहने का अर्थ क्या है कि जो जल है वो, ये जो जल की हमने ये जल चक्र देखा, ये जल की प्रक्रिया हमेशा निरंतर चलती रहती है। तो ये क्या कह रहा है कि जो जल तो कहीं का भी, वाष्पीकरण तो हर एक स्थान पे होता है जहाँ पर जल मौजूद हो। तो ये उदाहरण के रूप में बता रहा है कि मान लीजिए जो अमेजन नदी हो, शायद ऐसा ये अपनी कल्पना कर रहा है, उदाहरण दे रहा है कि मान लीजिए कि अमेजन जो हरियाणा में खेती की सिंचाई की जा रही है, वे वर्षों पहले और या फिर सैकड़ों साल पहले ये जो जल है वर्षा का, जिसके जो कि हरियाणा में सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये क्या पता ये अमेजन नदी का हो, वो भी सैकड़ों साल पहले का, क्योंकि जो जल का वाष्पीकरण होता है, एक स्थान पे वाष्पीकरण होता है और फिर जब ऊपर जाके बादल बनता है तो वो बादल तो एक स्थान पे टिकता नहीं है, तो वो जो जहाँ भी जाके बरस देता है तो एक स्थान का जल दूसरी जगह चला जाता है। ये वही कह रहा है। और आगे देखिए, अलवणीय जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते, हिम नदी, महासागरीय एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, जिसमें अधिकांश नमक पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक है। समुद्र में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, खारा पानी पाया जाता है, नमक वाला पानी पाया जाता है। तो वो उसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये खाने का ही जो नमक है, उसको इस नाम से वैज्ञानिक भाषा में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। देखिए, थलशाला क्या है, ये तो एक प्रयोग है जिसमें मिट्टी को भर के, यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहता होता है। तो ये जो पौधे को एक घर के रूप में कृत्रिम अर्थात जो वो प्राकृतिक से प्राप्त ना हो, मतलब एक बनावटी रूप से मनुष्य द्वारा बनाया गया हो,
तो ये पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता एक तरीके से होता है। इसे थलशाला कहते हैं। ये जिस प्रकार यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। ये है जल और नदियों के नाम, विश्व का है ये मैप। इसमें प्रमुख नदियाँ दे रखी हैं, जैसे देखिए दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी है। इसके अलावा कैरेबियन सागर, सुपीरियन झील, ह्यूरन झील, विनिपेग झील, मिसिसिपी नदी, ये नदी है। इसके अलावा है साल्ट लेक सिटी, ये नहीं। इसके अलावा ये है ग्रेट बियर झील, स्लेव झील, ये है ये उत्तरी अमेरिका के भागों के अंतर्गत आने वाला, और ये है दक्षिण अमेरिका के भागों के अंतर्गत आने वाला। जो अमेजन नदी है, ये अधिकांशतः प्रश्नों में परीक्षा के अंतर्गत पूछी जाती है। ये कहाँ है? ये है दक्षिण अमेरिका में। इसके अलावा दनूबी नदी, काला सागर, कैस्पियन सागर, वांग हींग, ये नदी है, ये वहाँ बहती है चाइना में। और भारत की तो ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी सबसे प्रमुख है। और साथ ही साथ ये देखिए नील नदी कहाँ है? अफ्रीका में। लाल सागर, ये जल के स्रोत हैं। विक्टोरियल झील कहाँ है? ये अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका की तरफ। कांगो नदी, ऑरेंज नदी, नाइजर नदी, और ये अलग से ये है महासागर, ये भी एक जल का ही स्रोत है। हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक सागर, प्रशांत महासागर, और उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और हाँ हो गया सब। तो ये हैं ये है एक कोरल सागर, सिर्फ सागर है, महासागर अलग है और ये सागर है सिर्फ। इसके साथ साथ ड्रिलिंग नदी, और इसके साथ ही साथ ये देखिए भूमध्य सागर, पूर्वी चीन सागर, तो विश्व में जहाँ पे जल के प्रमुख स्रोत हैं, झील हैं, नदियाँ हैं, वो एक जल के स्रोत का कार्य करती हैं। देखिए जल का वितरण किया गया है कि कौन से स्थान पर कौन सी जो जल की मात्रा है अधिकांशतः कहाँ कितनी पाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल फैला हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? कहने का अर्थ ये है कि जो पृथ्वी
हमने इससे पहले चैप्टर में, शायद उससे भी पहले चैप्टर में हमने ये देखा था कि जो अन्य ग्रहों से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है, नीली दिखाई पड़ती है। वो किस लिए? क्योंकि पृथ्वी पर 3/4 जो जल है, जो जल का भाग है, उसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो नीली दिखाई पड़ती है, इसीलिए उसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इतना अधिक जल होने के बावजूद भी फिर भी देखा जाता है कि जल की जो कमी है उसका सामना करना पड़ता है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्न तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। देखिए महासागर में कितना प्रतिशत जल है, वे है 97.3%। और साथ ही साथ बर्फ छत्रक कितना है? 0.2%। भूमिगत जल कितना है? 0.068%। जो अलवणीय झील हैं, मतलब जो झील का पानी मीठा है, जिसमें नमकीन पानी नहीं है, पीने योग्य है, उसकी मात्रा 0.009। और जो नमकीन झील है, नमकीन झील की भी बिल्कुल यही मात्रा है, 0.009। वायुमंडल में मौजूद जो जल की मात्रा है वे कितनी है? 0.0019। और इस प्रकार हम जब इन सब को मिलाते हैं तो हमारा 100% जल का भाग बनता है। ये देखिए, क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो लवणता अर्थात जो नमक है, 1000 ग्राम जल में, जब 1000 ग्राम जल होगा तो उसमें मौजूद नमक की मात्रा जो होती है, महासागर की औसत लवणीय जो लवणता है उसका 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। तो 1000 ग्राम जल में 35 भाग प्रति 1000 ग्राम नमक पाया जाता है। इज़राइल के मृतक सागर में, जो इज़राइल का मृतक सागर है उसकी बात कर रहा है, 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। तो जो इज़राइल का मृतक सागर है उसमें इतना अधिक नमक है, 1 लीटर जल में 340 ग्राम जो नमक है इतना पाया जा सकता है। और इसमें जो कोई भी, मतलब ऐसी जैसे कोई जीव जंतु हो गया, इसके अंदर डूब नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें नमक बहुत अधिक है। कैसे समझते हैं?
देखिए ये क्रियाकलाप दे रखा है, थोड़ा सा इसे समझते हैं, फिर आगे इसी से जुड़ा कुछ बातें आएंगी, इसीलिए इस क्रियाकलाप को एक बार पढ़ लेते, देखते हैं क्या बताता है। 2 लीटर जल ले, मान ले यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन में 12 चम्मच जल नापकर दूसरे कटोरी में रखें। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है। 12 चम्मच नमक लिया है, 12 चम्मच जल लिया है और इसे दूसरी कटोरी में रखना है। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल जो उसमें लगा रह जाता है, अगर किसी बर्तन में जल रखा हो और उसे पलट लिया जाए, उसके अंदर जो भी जल लगा रहता है वो लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। ये जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। ये समुद्र के जल की बात कर रहा है। कटोरी में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इन जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। वो शायद ये वाला क्रियाकलाप नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, एक नई जानकारी तो मिल गई ना। आगे देखते हैं। देखिए, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? सही बात है, जल हमारी बहुत अधिक जीवन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण भाग है, तो इसका उपयोग जहाँ हो उचित मात्रा में करो और उसका दुरुपयोग ना किया जाए। सागरीय परिसंचारण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने में कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी हवा, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत। वहाँ के वातावरण की बात कर रहा है, कह रहा है कि समुद्र के किनारे वहाँ नमक और बालू, साथ ही साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं और समुद्री पक्षी भी हैं, और वायु में लवणीय गंध तथा लहरों का शांत जल के विपरीत महासागर जल हमेशा गतिमान होता है। समुद्र की अपेक्षा, ये देखिए जो समुद्र है महासागर जो होता है ये हमेशा गतिमान रहता है। समुद्र की अपेक्षा, समुद्र तो है अपने स्थान पे, हाँ ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा क्या है, महासागर, जो बड़े बड़े महासागर हैं उनकी बात कर रहा है कि इनका जो जल होता है वो हमेशा गतिमान होता है। वो देखिए किस प्रकार से, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो महासागरीय जल होता है वह हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता, और महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं।
जो महासागर हैं वो गतिमान, उसका जो जल होता है वो गतिमान होता है, रहता है हमेशा। तो गतिमान जो रहता है उस गतिमान की प्रक्रिया में कौन सी क्रियाएं होती हैं, वे कह रहा है कि महासागरों की गति को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसा कि तरंगे। ठीक है, मान लीजिए ये महासागर है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से तरंगे, हवाएं चलेंगी ना, तरंगे उठेंगी ऐसे। इस प्रकार उसका पानी चलता रहेगा, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार। तो मतलब ये जो तरंगे हैं ना, ये कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, इसके बाद देखिए ये है महासागर और ये है जल हमारा। ठीक है, इसके अंदर आएगा ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये एक जल की जो गतिशीलता है ना, वो उसके अंदर होने वाली जो प्रक्रिया है वो बता रहा है कि एक तो जो जल गतिमान रहता है एक तरंगों के माध्यम से, और जो दूसरा है वे है ज्वार भाटा के माध्यम से, प्रथम, द्वितीय है ज्वार भाटा के माध्यम से, तृतीय है धाराओं के माध्यम से। तो जो ऊपर चांद रहता है ना, चंद्रमा, वो इस जल को प्रभावित करता है। ठीक है, इस प्रकार उसमें ज्वार भाटा की जो क्रियाएं होती है वे चलती रहती है। इसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी आएगा थोड़ी देर में। और जो धाराएं हैं जैसे कि नदियों की धारा हो गई, तो वो क्या करते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से, सब जल कहाँ जाते हैं, यहीं जगह आके तो मिलते हैं। तो जब कोई भी जल का स्रोत इसमें प्रवेश करेगा तो जल में गतिशीलता तो बनी रहेगी। आखिर जल इसी प्रकार ठहरा हुआ नहीं रहता ना, तो जैसे ही जल की दूसरी धारा इसमें मिलेगी तो ये गतिशीलता इसमें निरंतर बनी रहेगी। आगे देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो एक जल संरक्षण में कौन सा दिवस सम्मिलित है, जल संरक्षण कब मनाया जाता है, 22 मार्च। 22 मार्च, ओ सॉरी, बाईस मार्च को जल दिवस या जल संरक्षण दिवस। ठीक है, से संरक्षण भी कह सकते हैं। आगे देखिए जरा ये क्या बताना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। अभी हम थोड़ी देर पहले यही तो बात कर रहे थे, जब हवनें चलती हैं, जब पवनें चलती हैं ढेर सारी, और जब उनकी दिशा भी तो परिवर्तित होती रहती है, तो उससे क्या होता है, वो जो समुद्र है उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेजी से पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। आगे देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय वे होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े नाव ठहरते हैं और ये एक सामान आने ले जाने का अच्छा माध्यम है। आगे बढ़ते हैं। तरंगे क्या हैं देखिए ज़रा।
समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, यह जो दृश्य बहुत ही मनोरंजक लगता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तरंगों के भी मतलब कई प्रकार हैं। एक तो कई तरीके से आती है तरंगे। देखिए, एक तो पवन के माध्यम से बताया, और पवन भी कैसी, जितनी अधिक तीव्रता से जो पवन होगी वो बहती हुई चली आएगी तो तरंगे जो होंगी ना वो और अधिक बड़ी होती चली जाएंगी। और साथ ही साथ जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। ये जो लगातार सागर का जल उठता और गिरता है ये भी किसके माध्यम से होता है, ये पवनों के ही माध्यम से होता है। तो इस प्रक्रिया को तरंग कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है जिसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के निचले भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं। जल में किस किस वजह से तरंगे उठ सकती हैं, एक तो भूकंप के माध्यम से और एक ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से। जो समुद्र होते हैं, जो बड़े बड़े जल स्तर होते हैं, जल के एक स्रोत होते हैं, जैसे महासागर हो गया, समुद्र हो गया, इनके अंदर भी ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं होती हैं। तो जो तरंगे होती हैं वे जल के माध्यम से भी आ सकती हैं, ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से भी आ सकती है, और इसके अलावा भूस्खलन, लैंडस्लाइड जो होती है उसके कारण भी जो तरंगे होती हैं जल के अंतर्गत, समुद्रों के अंतर्गत आती हैं। और साथ ही साथ जब ये सब प्रक्रिया समुद्रों के अंदर चल रही होती है तो इससे क्या होता है, जो जल है ना, जल का विस्थापन होता है। कहने का अर्थ ये है, मान लीजिए ये एक समुद्र है, हालांकि इतना छोटा समुद्र नहीं होता, फिर भी उदाहरण के लिए मान लीजिए। तो मान लीजिए ये समुद्र है, इसके अंदर मान लीजिए ये वाली प्रक्रिया हुई भूस्खलन, ठीक है। अब जल के अंदर की भूमि मान लीजिए ये है, तो इसमें भूस्खलन हुआ तो पृथ्वी, भूस्खलन में क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर की जो धरातल है वो ऊपर नीचे होने लगती है। तो जो पृथ्वी का स्थल होगा ना वो खंडित होगा कहीं ना कहीं से, और वो जो स्थान होगा ना उसमें परिवर्तन आएगा, ठीक है। लैंडस्लाइड में तो यही होता है। तो क्या होगा फिर, ये जो जल है यहाँ का जल विस्थापित हो जाएगा। जैसे कि अब पृथ्वी में अंदर भूस्खलन हो गया तो यहाँ तक जो जल आता था, अब भूस्खलन होने के पश्चात ये जल, ये यहाँ तक जो था ना वो यहाँ तक बढ़ गया, ठीक है, और जो आगे तक यहाँ था और वो यहाँ तक आ गया। तो ये क्या होता है, इसमें जो जल, इसे कहते हैं विस्थापन, जल का विस्थापन। ये जो प्रक्रिया है, ये जो यहाँ से जल, इस स्थान से जल यहाँ आ गया और इस स्थान से जल यहाँ चला गया, पीछे से
पीछे का जो हिस्सा था वे अब यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ इस समय, यहाँ इस जगह, ठीक है, और जो आगे का ये स्थल था वो यहाँ आ गया। तो इससे क्या, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन। ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से अत्यधिक विस्थापन होता है। हालांकि इसका कारण भूस्खलन हो सकता है, इसके साथ ही साथ भूकंप भी हो सकता है, और भूकंप के होने के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार भी हो सकता है। तो देखिए क्या कह रहा है, और इसके साथ ही साथ क्या है, इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वालीय तरंगे उठती हैं। तो 15 मीटर ऊंचाई तक जब ये सब प्रक्रिया होगी, इसके अंदर मान लीजिए भूस्खलन हो गया, इसके अलावा या फिर ज्वालामुखी हो गई या फिर तरंग हो गई, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जो जल होगा उसके अंदर जो तरंग जो उठती रहती है, अभी हमने ये ऊपर देखा, ये जो तरंग उठी है इतनी, ये उठकर 15 मीटर तक ऊंची जा सकती है। कितनी ऊंची जा सकती है ये? 15 मीटर तक ऊंची जा सकती है। 15 मीटर तक ऊंची जा सकती है। तो जब ऊंची जाएगी इतना, तब क्या होगा, 15 मीटर तक ऊंचाई वाले विशाल क्या होता है, ज्वार तरंगे उठ सकती हैं। तो इसी को ज्वार तरंगे भी कहा जाता है, और साथ ही साथ जिसे सुनामी कहते हैं, इसी को सुनामी कहते हैं। जब जल की जो तरंगे होती हैं इतनी ऊंची, मतलब इतना ऊंचा उसमें लहर आ जाता है, और उसमें जलीय तरंगे इतनी ऊंची जब उठनी प्रारंभ हो जाती है, तो इसी को सुनामी कहा जाता है। अब तक का सबसे विशाल जो सुनामी है वो 150 मीटर मापा गया है। जो सामान्य है वे है 15 मीटर, लेकिन जो विशाल अब तक उठा है, जो समुद्रों का तरंग है, वो 150 मीटर, मतलब 150 मीटर मापा गया है जो सुनामी है उसका जल स्तर। अब देखिए, यह तरंगे जो हैं 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। जो इनकी चलने की तीव्रता है वो कितनी है, 700 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, 1 घंटे में 700 किलोमीटर चलती है। तो जिन क्षेत्रों में अगर ये सुनामी आएगी, वहाँ कितना अधिक नुकसान होगा। और साथ ही साथ 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट डूब गया। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, जो अंडमान निकोबार इधर है ना, इधर बिंदु पड़ता है इंदिरा पॉइंट का। ये जो था वे इतना अधिक, जब सुनामी आई 2004 में, इतना अधिक विनाश हुआ, तो ये पॉइंट भी डूब गया। अब देखिए, ये सुनामी के बारे में बता रहा है, जो अभी हमने देखा 2004 की बात कर रहा था। देखिए ये क्या कहते हैं, सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी तरंगे, जिसे ज्वारीय तरंगे अभी हमने पढ़ा ऊपर, या फिर कह लीजिए पोताश्रय तरंगे, इन सब के कारण अत्यधिक विनाश का सामना करना पड़ा। और साथ ही साथ ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी। किस कारण उत्पन्न हुई थी ये जो सुनामी 2004 में, उसका कारण था भूकंप। अभी हमने कौन कौन से ऊपर देखा कि किन किन कारणों से जलों में विस्थापन होता है और
विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चलती है। भूस्खलन देख लिया हमने, और साथ ही साथ ज्वालामुखी हो गया, और इसके अंतर्गत भूकंप भी है। तो ये सब की जो प्रक्रिया हैं, ये सब प्रक्रियाएं जल के अंदर गतिशील होती रहती हैं। पर जो 2004 में सुनामी आई, उसका मुख्य कारण क्या बता रहा है? भूकंप था, जिसका अत्यधिक सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9:0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट और जो वर्मा की प्लेट है के नीचे धंस गई थी। तो एक और कारण मिल गया, वे क्या था? जो भारत की प्लेट थी और साइड में जो वर्मा है, वर्मा की जो प्लेट थी उसके नीचे भारतीय प्लेट धंस गई थी, और समुद्र तल में आकस्मिक गति उत्पन्न हुई। तो क्या हुआ? जल का विस्थापन हुआ। जब प्लेटें अंदर एक दूसरे के नीचे धंस गई, दब गई, तो जल तो भूमि के ही अंतर्गत आता है, वो तो विस्थापित हो गई। जब वो अंदर की तरफ धंसेगा, प्रभावित होगा, तो जल जो ऊपर है वो भी नीचे जाएगा। तो जब जल का विस्थापन हुआ और आकस्मिक उसमें गति उत्पन्न हुई, इसके कारण यह भूकंप आया। प्लेटें धंस गई, भूकंप आ गया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया। तो जल विस्थापन की दूरी कम से कम कितनी थी? 10 से लेकर 20 मीटर तक। इतनी जो क्षेत्रफल था वो अपने जल स्रोत के पीछे चला गया और नीचे दिशा की ओर झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। तो जब ये सब प्रक्रिया हुई, तो ये किन किन को प्रभावित करने लग गया? ये प्रभावित करने लग गया दक्षिणी एशिया जो है वे, और दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी भाग को प्रभावित करने लग गया। और भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर वापस जल समुद्र की ओर लौट आया। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायु यानों की गति से की जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट्स को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई और जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर घंटे से 700 किलोमीटर घटकर कम हो गई। तो जब सुनामी आई थी तो क्या था? 700 किलोमीटर प्रति घंटे। और धीरे धीरे ये जब इसमें स्थिरता बनने लग गई, तो जब ये 700 और 900 से ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने लग गई। ये मतलब इसकी जो इतना अधिक परिवर्तन था, अब ये सामान्य रूप में आ गई।
और समुद्र तट पर सुनामी तरंगे जो थी वो 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच लोग क्यों मारे गए? देखिए क्या हुआ था इस सुनामी में, जब जल का विस्थापन हुआ था पीछे की ओर, जब जल गया था समुद्र का, तो जो लोग थे ना, वहाँ रहने वाले लोग, आसपास के स्थानीय लोग, वे ना एकदम आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि जल गायब कहाँ हो गया और जो उसकी दूरी थी वहाँ से विस्थापित करने की, वो बहुत अधिक थी, 10 मीटर से 20 मीटर अभी हमने देखा कि इतनी थी। तो जो लोग थे ना, वो तो जो स्थानीय लोग थे, उन्हें तो इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें तो बहुत आश्चर्य हुआ कि जल गया तो गया कहाँ। लेकिन जब जल आया वहाँ से, तो 700 से लेकर 900 किलोमीटर प्रति घंटे इतनी तीव्रता से आया और उसकी लहरें कितनी थी, 15 मीटर तक ऊंची थी। तो जब लोग आगे बढ़ते चले गए, आखिर जल कहाँ गया, और अचानक से जब वो जल आया वापस लौटता हुआ और इतनी गति से, तो वो जो लोग, जो दर्शक के रूप में उसे देख रहे थे, वो एक तरीके से उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मौत का कारण बन गई। यदि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़े सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। तो बड़े सुनामी के जो संकेत हैं वे 3 घंटे पहले प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्रथम चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं। तो प्रशांत महासागर में भूकंप की आने के बारे में, या भूकंप आने वाला है, इसकी चेतावनी का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अपेक्षा किसी और महासागर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है। तो प्रशांत महासागर में तो आती रहती है, लेकिन उसकी तुलना अगर हिंद महासागर से की जाए तो उसमें छोट-मोट, मतलब बहुत कम स्थिति में आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप की प्रक्रिया बहुत कम होती है, इस कारण यहाँ सुनामी नहीं आती। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई एवं पीछे कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। तो 2004 में जो ये सुनामी आई थी, उसके कारण क्या हुआ था, जब उसका जल पीछे की तरफ बढ़ा था, तो जो दक्षिणी भाग था और साथ ही दक्षिणी भाग मतलब भारत की बात कर रहा है, भारत का दक्षिणी भाग, और साथ ही साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर भारी तबाही मचाई थी। और जब सुनामी आई और सुनामी चली गई, तो जो यहाँ भारतीय लोग थे, काफ़ी लोग मारे भी गए थे और काफ़ी लोगों की संपत्ति की हानि हुई थी और जो जीवन की भी हानि हुई थी। तो इन सब हानियाँ ये जो हुई थी, ये किस वजह से हुई थी? ये जो जागरूकता है, उनमें जागरूकता नहीं थी, अजागरूकता के कारण।
सुनामी आने का प्रथम संकेत होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है। तो सुनामी में तेजी से कमी आती है, पूछिए क्यों? देखिए, मान लीजिए ये समुद्र है, तो एक तो सामान्य रूप में जो जल है समुद्रों का, वो एक ज्वारीय तरंगे बना रहा है। पहले एक तो सामान्य तरंगे होती हैं, ठीक है, वो तो साधारण रूप से ऐसी हवा के माध्यम से ऐसे चलती रहती है, ये उठती रहती है, इधर से उठेंगी, इधर से जल उठेगा फिर ऐसे गिर जाएगा, फिर जल उठेगा फिर ऐसे गिर जाएगा, फिर ऐसे उठेगा वैसे गिर जाएगा। ये तो सामान्य बात हो गई। लेकिन अचानक क्या होता है जब वो गायब हो जाता है जल, जब ये एक सुनामी का रूप लेगा समुद्र, तो उसकी जो लहरें हैं, जो पानी की लहरें हैं, जो तरंगे हैं, वे साधारण रूप से तो सामान्य रूप से अभी हमने देखा वे चलती रहती है। साथ ही साथ जब ये विस्थापित किस वजह से होता है, जब ये जल की तरंगे यहाँ से मान लीजिए उठना शुरू करेंगी और यहाँ आके ऐसे गिरेंगी, तो यहाँ का जो जल होगा वो तो पहले पीछे जाएगा ना, पीछे की तरफ विस्थापित होगा, तभी तो आगे आके यूं तेजी से गिरेगा, है ना। हालांकि इसमें स्पेस थोड़ा कम है, देखिए इधर ये हो गई समुद्र। जब इसमें लहरें आएंगी और जब बहुत तेज़ी से पवन चलेगी तो ज्वार भाटिया बनेगा, ज्वार भाटा बनेगा, तो इसका जो जल होगा किनारे का वो पीछे की तरफ विस्थापित होगा, और ये जो जल विस्थापित होगा पीछे की तरफ, और फिर जब ऐसे विस्थापित होगा तो ये बहुत ऊंचा जाएगा, बहुत ऊंचा जाएगा, और बहुत आगे आके फिर गिरेगा। तो जल का विस्थापन जब पीछे की तरफ होगा तभी तो वो आगे आके गिरेगा। तो यही कह रहा है कि सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आ जाती है। तट का जो जल होता है मान लीजिए वो तेजी से पीछे की ओर भागता चला जाता है, और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं, जिसका अभी हमने देखा। और यह जब तट पर ऐसा हुआ था, ये वही बात बता रहा है 2004 की सुनामी के बाद, तो लोग ऊंचे स्थान पर जाने की बजाय उसे अचंभे से देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे, और जिसके फलस्वरूप सुनामी के विशाल तरंग आई, और तो बड़ी संख्या में लोगों में उत्सुक खड़े जो दर्शकों की मृत्यु हो गई। इसे हमने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा, अभी हम तरंगों के बारे में पढ़ रहे थे। जब तरंगे जब सामान्य रूप से चलती रहती हैं, जिससे जल गतिशीलता जिसमें बनी रहती है, ठीक है, और जब जल एक ज्वारीय रूप धारण करेगी, एक विशाल धाराएं को पीछे की तरफ ले जाएगी और फिर अचानक आगे की तरफ आ जाएगी, तो वो उस प्रकार की ये जो प्रक्रिया है वे सुनामी की प्रक्रियाएं होती हैं। आगे है ज्वार भाटा के बारे में बता रहा है। ये क्या कहता है ज्वार भाटा? दिन में 2 बार नियम से महाद्वीपीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार करीबन ऐसा होता है। आगे देखिए, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल इसे
तट के बड़े से हिस्से को डुबा देता है। तो समझ में आया? देखिए ये ज्वार भाटा के बारे में बता रहा है और ये बता रहा है ज्वार के बारे में। तो ज्वार भाटा क्या होता है? दिन में 2 बार ऐसी प्रक्रिया होती है। दिन में 2 बार क्या होता है कि जो महासागर का जल होता है वो उठता है फिर गिरता है, उठता है और फिर गिरता है। ये प्रक्रिया सिर्फ 1 और 2 बार होती है। ठीक है। और ज्वार किसे कहते हैं? जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, समुद्र का ये जल इतना ऊंचा उठा, इससे भी ऊंचा उठ सकता है, हालांकि हम इतने ही मानते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है, तो ये गिरेगा तट पर। ठीक है, और तट समुद्रों का तो बड़ा बड़ा होता ही है, तो ये जो जल होता है काफ़ी मात्रा में ऊपर उठता है और ना तट के बड़े से हिस्से को डुबा देता है। मतलब इतना अधिक जल होता है उसमें कि वो इसे डुबा सके। और जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसी को ज्वार कहते हैं। ओके। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार के बारे में देख लिया। एक जल का बड़ा सा हिस्सा, जब जल काफ़ी ऊंचाई तक ऊपर जाएगा और आकर तट के ऊपर गिरेगा और एक बड़े से हिस्से को डुबा देगा, तो इसे कहते हैं ज्वार। अब ये भाटा की बात कह रहा है, ये हमारा ज्वार हो गया। ये भाटा की बात कह रहा है कि जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। अर्थात मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है और ये जल है, तो ये जल कहाँ आएगा? निम्नतम स्तर, मतलब ये एकदम किनारे पे आएगा। यहाँ जल की लहरें चलती रहती हैं ना, जल हमेशा निरंतर ऐसे ऐसे तरंगे बहती रहती है, तो जल किनारे पे आता है फिर पीछे चला जाता है, फिर किनारे पे आता है फिर पीछे चला जाता है, फिर किनारे पे आता है फिर पीछे चला जाता है, इसी को भाटा कहते हैं। ओके, तो ज्वार हमने समझ लिया। जल जो होता है काफ़ी ऊंचाई से ऊपर उठकर फिर नीचे आता है और एक बड़े से हिस्से को जल में डुबो देता है, उसे कहते हैं ज्वार। और भाटा वो होता है जो निम्नतम स्तर पर जो जल आता है फिर इसके बाद पीछे की तरफ चला जाता है, उसी को भाटा कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली ध्रुवाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटे किसके कारण आते हैं? एक तो सूरज के कारण आते हैं, देखिए ये सूरज है, ठीक है, और ये है चंद्रमा और ये है पृथ्वी। तो क्या करती है, ये जो चंद्रमा होता है और जो सूरज होता है ये ये जो इनकी शक्तियाँ होती है चंद्रमा की और पृथ्वी की, ये बहुत शक्तिशाली होती हैं और एक ध्रुत्वाकर्षण के कारण जब ये पृथ्वी की सतह पर बल डालती हैं तब उसको ज्वार भाटा, मतलब उस प्रक्रिया में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और उसे ज्वार भाटा कहते हैं। समझ में आया? देखिए ये है पृथ्वी, ठीक है, इसे मत समझिए, एकदम सरल साधारण भाषा में, ये है पृथ्वी, ठीक है, और सूरज है ना ऊपर पृथ्वी के, बिल्कुल है, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए इसकी किरणें हैं, पृथ्वी है ना, पृथ्वी का एक छोटा सा भाग मान लीजिए ये समुद्र है या महासागर है, ठीक है, समुद्र मान लेते हैं हम इसे,
ये समुद्र है और ये पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी पर ही तो समुद्र है। और ये सब हटाइए, पृथ्वी पे ही तो समुद्र है, तो ये है समुद्र। और ये है सूरज, सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, ठीक है। और ये तो पृथ्वी दे रखा है इसमें, लेकिन हम इसे चांद मान लेते हैं। ये चांद है, ये दोनों ही आकाश में है ऊपर और जल है नीचे, ठीक है। ये है इसकी चंद्रमा की रोशनी। हालांकि दिन के समय दिखाई नहीं देती, लेकिन रात्रि में तो दिखाई देती है। ये क्या करती है, ध्रुत्वाकर्षण क्या होता है, अपनी तरफ खींचना। ये इन्हें अपनी तरफ खींचता है सूरज, और ये इन्हें अपनी तरफ खींचता है चंद्रमा। तो ये क्या कह रहा है कि सूर्य चंद्रमा की शक्तिशाली ध्रुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटाएं आते हैं। तो ज्वार भाटा किसके कारण होता है, जो सूरज होता है और जो चंद्रमा होता है उसके ध्रुत्वाकर्षण के कारण। ओके, देखो अब यहाँ आते हैं। अब क्या कह रहा है, ये पृथ्वी है, ये सूरज है, ये चंद्रमा है। तो ये क्या करेगा, ये अभी समझते हैं, रुको, फिलहाल हम आगे आते हैं। ज्वार भाटा समझ लिया हमने। ये सूरज और चंद्रमा के जो शक्ति है, ये एक ध्रुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करती है। इसके कारण क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटाएं आते हैं या ज्वार भाटाएं उत्पन्न होते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जो जल होता है वह चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के ध्रुत्वाकर्षण बल में जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार किसके कारण आते हैं, चंद्रमा के कारण। ठीक है, चंद्र लिख देते हैं। उच्च ज्वार किसके कारण आते हैं, चंद्रमा के कारण। ओके, हालांकि ये कलर बेस्ट है। उच्च ज्वार किसके कारण आते हैं, चंद्रमा के कारण। पूर्णिमा एवं अमावस्या, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है, अब समझिए, देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है, ज्वार जान लिया हमने, ज्वार भाटा, कि जब सूरज का और चंद्रमा की जो शक्ति है उससे जब वो ध्रुत्वाकर्षण का बल पैदा करता है, तो इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटाएं आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है ये अब ये बता रहा है बृहद ज्वार भाटा किसे कहते हैं। बृहद ज्वार भाटा वे ज्वार भाटा होते हैं ये किस दिन आते हैं, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है। चंद्रमा के निकट होता है पृथ्वी का जल, अर्थात पूर्णिमा का दिन मान लीजिए, उस दिन चंद्रमा की ज़्यादा रोशनी होती है। उस समय चंद्रमा के ध्रुत्वाकर्षण बल से जल क्या होता है, अभिकर्षित होता है। अभिकर्षित मतलब उसे बहुत अधिक, मतलब उसके एक तो नज़दीक रहता है,
और उसका उसका जब प्रकाश पड़ता है तो वे और अभिकर्षित, उसको एक आकर्षण प्रदान करने वाला मानिए, ठीक है, एक तरीके से। इसके कारण क्या होता है, उसमें उच्च ज्वार भाटाएं आती हैं। कब? जब चंद्रमा सीधा अपने ध्रुत्वाकर्षण से उसको प्रभावित कर रहा होता है और जल एकदम चंद्रमा के समीप होता है, और साथ ही साथ जल का क्या प्रक्रिया हो रही होती है, वे एक जल को अभिकर्षित करता है, एक तरीके से कह सकते हैं साधारण भाषा में आकर्षित करता है, जिसके कारण ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में जो सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधे होते हैं, तो किस दिन? पूर्णिमा वाले दिन और अमावस्या वाले। पूर्णिमा वाले दिन जो चंद्रमा होता है अपनी पूर्ण अवस्था में होता है, 16 श्रृंगार से भरा हुआ होता है, तो वो हो गया। और साथ ही साथ अमावस्या वाले दिन तो वो दिखाई नहीं देता, ठीक है, ये अमावस्या की स्थिति है। और ये है किसकी? ये है पूर्णिमा की। तो पूर्णिमा को चांद चमक रहा है, अपनी पूरी सुंदरता कला में है, तो ये भी तो प्रकाशित कर रहा है। और साथ ही साथ जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी इससे प्रभावित हो रही है, और इधर सूरज प्रभावित करता है, ये हो गया। और इधर अमावस्या वाले दिन क्या होता है, ये पृथ्वी है, इधर इससे ये अपनी सतह पे ही होती है, लेकिन चंद्रमा इससे प्रकाशित नहीं करता। कौन प्रकाशित करता है इसे? सूरज प्रकाशित करता है, क्योंकि इसमें उस दिन जो चंद्रमा होता है उस दिन उसे मतलब उसको वो दिखने की अवस्था में ही नहीं होता है, तो उसमें सर्वाधिक रोशनी किसकी रहती है? सूर्य की। लेकिन ये अधिकांशतः दिन में ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन रात्रि में ऐसी प्रक्रियाएं अधिक होती है। तो इस प्रकार का जो ज्वार भाटा होता है उसे कहते हैं बृहद ज्वार भाटा। ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं, जब ये तीनों एक ही सीधे स्थान पर होते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा और सूरज, इस समय सबसे उच्च जो ज्वार होता है वे उठता है। इस ज्वार को बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम तथा अंतिम चतुर्दशी में होता है, तो जो चंद्र है और सूरज का ध्रुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल में पड़ता है। तो जब चंद्रमा प्रथम अवस्था में होता है, मतलब जब उस अमावस्या के बाद जब उसकी पहला दिन होता है चंद्र के रूप में खिलने का, और उसके जब वो अंतिम दिवस अर्थात 15 दिन में चंद्रमा पूर्ण हो जाता है ना, तो मान लीजिए उसके चंद्रमा के 10वें दिन, प्रथम और 10वें दिन जो इसका प्रकाश होता है, वे क्या करता है, और साथ ही साथ सूर्य का भी, इसका जो ध्रुत्वाकर्षण बल होता है इसके विपरीत होता है, मतलब अलग अलग दिशाओं में होने लगता है, और ये इसका जो बल होता है वो कहाँ चला जाता है, वो महासागरीय जल पर पड़ने लगता है इन दिनों। ठीक है, तो कितने दिन हो गए कुल मिला के? ये 4 थे, और एक पहला दिन, तो 5 दिन इसका जो बल होता है वे पड़ता है महासागरों पर। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो जो निम्न ज्वार भाटा आता है उसमें क्या होता है, ये जो पृथ्वी है और चंद्रमा है और सूरज, ये एक सतह पर नहीं रहते। पृथ्वी पर जो महासागर, वहाँ से महासागर का जो महासागर उत्पन्न, मतलब अपनी उसकी स्थिति से जो उसकी पोजीशन है उसके हिसाब से जो चंद्रमा होता है और जो सूरज होता है उसकी अलग अलग दिशा होती है, जैसा कि ये दर्शाया गया। ये है चंद्रमा और ये है सूरज।
तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, ये निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। ज्वार, उच्च ज्वार नौ संचालक में सहायक होता है। तो इस प्रकार का ज्वार किस किस के लिए सहायक होता है, जो ये नौ संचालक के लिए, अर्थात जो नाव है उसको दिशा प्रदान करने के लिए, तेजी प्रदान करने के लिए सहायक होता है, और साथ ही साथ जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। जो जल का स्तर होता है वे तट की ऊंचाई तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक करते हैं। जो जहाज होते हैं बड़े बड़े, जिसमें सामान आते हैं, बड़े बड़े तोप, इनको कहाँ तक पहुंचाने में, इनको बंदरगाहों तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करते हैं उच्च ज्वार भाटा। और उच्च ज्वार जब उत्पन्न होता है उस समय जो मछली पकड़ने में मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना किसी कठिनाई के मछलियाँ पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर जो ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो ये जो ज्वार भाटे का उपयोग है वो विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। आगे देखिए, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय स्तर पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। तो एक निश्चित दिशा में लगातार बहती चली जाती हैं, वे होती हैं जलीय धाराएं। उसी को जल धाराएं कहा जाता है। लेकिन जब महासागर में बहने लगती है तो उसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती है। तो महासागर की जो धाराएं हैं वे गर्म ठंडी दोनों प्रकार की होती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर बहती हैं। तो देखिए, उदाहरण के रूप में ये है हमारा ग्लोब, ठीक है, ये है 90 डिग्री ऊपर, ये है भूमध्य रेखा और ये है मकर रेखा। ओके, तो ये क्या कह रहा है, सामान्यतः गर्म महासागरीय जो धाराएं होती हैं वे भूमध्य रेखा से, ये है भूमध्य रेखा हमारी, ठीक है, समझिएगा इसे, और ये है मकर रेखा, ठीक है। अभी स्पेस नहीं है इसलिए इतने पे ही काम चलाना पड़ेगा। भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये जो दिशा है इनकी, इधर ये इधर की तरफ बहती हैं, ये ध्रुव है ना, ये ध्रुवों की तरफ बहती हैं। ये कैसी धाराएं होती हैं, ये ठंडी धारा होती है। ओके, इस प्रकार की धारा देखिए इधर की तरफ जा रही है ना, ये ध्रुव है, ये 90 डिग्री का है ध्रुव, ये भी 90 डिग्री का है, लेकिन ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है। तो इस प्रकार की जो धाराएं होती हैं वे ठंडी धाराएं होती हैं। ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है लेब्राडोर महासागरीय जलधाराएं शीतल जलधाराएं हैं।
जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं जल होती हैं। महासागरीय धाराएं दक्षिण महासागरीय जो धाराएं हैं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म होता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीतल जलधाराएं मिलती है वह विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहलाता है। तापमान को प्रभावित करने वाले गर्म धारा से स्थलीय सतह का तापमान, देखिए अब गर्म धाराएं कहाँ कैसे उत्पन्न होती है, ये स्थल के ऊपर डिपेंड रहता है, निर्भर करता है, ठीक है। और जहाँ पे गर्म और ठंडी जो जल धाराएं मिलती हैं वे मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, सर्वोत्तम मत्स्यान क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर जो ठंडा और गर्म जल मिलता है तो ये जो क्षेत्र होता है वो एक मछली उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र होता है। तो इसीलिए मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाले मौसम बनते हैं। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो एक तो उच्च ज्वार भाटा था जो नौ संचालन में सहायता प्रदान करता है, लेकिन जहाँ गर्म और ठंडी जो जलधाराएं मिलती हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ कोहरे जैसा मौसम होता है और साथ ही साथ क्या होता है, नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये कुछ धाराएं दी गई हैं, मतलब नदी की जो धाराएं हैं किस प्रकार प्रभावित होती चली आती है, बहती चली आती है। ये देखिए विश्व की प्रमुख जल धाराएं दी गई हैं। ये देखिए ये पूरब से बहती हुई इधर जाती हैं। ये देखिए ये विषुवतीय वृत्त से बहती हुई इधर जा रही हैं। साथ ही साथ ये देखिए ये है दक्षिणी भाग की तरफ, ऐसी बहती हैं, ऐसी बहती हैं, ऐसी बहती हैं, ऐसी बहती हैं, ऐसी बहती हैं। ये वायु और तापमान पे निर्भर करता है, ऐसी ऐसी ये ऐसी बहती हैं, ये इसी प्रकार बहती हैं इधर की तरफ और इधर। तो इस प्रकार लगातार चलने वाली ये गतिमान रहने वाली धाराएं हैं। तो मज़ा आया पढ़ने में। आज का तो चैप्टर कुछ मज़ेदार था। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।